टॉर्क के एप्लीकेशंस में पहला एप्लीकेशन कर लिया था इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। ये एप्लीकेशन नंबर 2 है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। चलो जरा सीखो। किसी भी बॉडी में अगर आप किसी एक पॉइंट पर कोई फोर्स F1 लगाते हैं, कोई दूसरा पॉइंट है जहां F2 फोर्स लगाते हैं, कोई तीसरा पॉइंट है भाई जहां पर आप F3 फोर्स लगाते हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोकेशंस हैं जहां पर आपने फोर्स लगा रखे हैं। F4, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये सब मिलकर के इस बॉडी को कुछ ट्रांसलेशनल और कुछ रोटेशनल मोशन दे सकते हैं। अगर कोई पॉइंट फिक्स्ड है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग मिलकर के इसको रोटेशन ही करा सकते हैं, क्योंकि उसको अगर वो फिक्स हो गया इसका मतलब बॉडी मूव तो कर नहीं सकती है, तो फिर उसके अबाउट उसे क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा। और अगर बॉडी का कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है तो फिर ट्रांसलेशन भी करेगी और रोटेशन भी करेगी, कंबाइंड मोशन होगा। एक बॉडी है हवा में मान लो या किसी सरफेस पे रखी है, अब कोई इधर से फोर्स लगा रहा है, कोई इधर से फोर्स लगा रहा है, ऐसे बहुत अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग मैग्नीट्यूड का, अलग अलग डायरेक्शन का फोर्स लग रहा है। तो बॉडी का क्या हाल होगा, बॉडी या तो ट्रांसलेशन मोशन रोटेशनल दोनों कर सकती है, या केवल रोटेशन मोशन कर सकती है, या केवल ट्रांसलेशन मोशन भी कर सकती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये बॉडी कुछ इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रही है, ठीक है, और कुछ अल्फा से रोटेट हो रही है। तो हमने ये डायरेक्शन तो ले ली है ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन की, और कुछ अल्फा है इसके पास, रोटेशन मोशन भी हो रहा है। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। अब अगर ये बॉडी इतने सारे फोर्सेस लगाने के बाद कुछ एक्सीलरेशन रखती है, बॉडी का एक्सीलरेशन का मतलब समझते हो, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये बहुत पहले बात हो चुकी है। और बॉडी जो है रोटेट भी हो रही है। ये लोकेशन है, लेट्स सपोज, अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है, तो इसको आप R1 वेक्टर से बुला सकते हो, इस पॉइंट को R2 वेक्टर से बुला सकते हो, इसको आप R3 वेक्टर से बुला सकते हो, इसको R4 वेक्टर से बुला सकते हो। ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P3 है, ये पॉइंट P4 है। ठीक है, अब वो लगता है कि नहीं भाई इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, तो वहां से आप सबके पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लो। अब ये पॉइंट भले मूविंग है लेकिन आप फिर भी वहां से वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। अब क्या हुआ कि अगर इन सभी फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स निकाला जाए, जो क्या होना चाहिए, वेक्टर सम होना चाहिए, और कुछ वेक्टर सम के साथ एक फोर्स निकल करके आया, वो है लेट्स सपोज F नेट इज इक्वल टू कैसा, F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट Fn, जितने भी थे उन सब का एक रिजल्टेंट फोर्स आया। उसका कुछ अपना मैग्नीट्यूड था, कुछ डायरेक्शन थी। जैसे कि ऐसे समझो आप, एक 3 न्यूटन का फोर्स इधर, एक 4 का इधर है, तो रिजल्टेंट क्या आया, 5। कितने एंगल पर आया जरा बताना, ये 5 का फोर्स है, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है 53 डिग्री। तो 3 और 4 का जो रिजल्टेंट 5 है वो एक रिजल्टेंट फोर्स हुआ इन दोनों का, उसकी डायरेक्शन भी दिख रही है। कुछ ऐसी बात मैं कह रहा हूं कि वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं उन सब का एक रिजल्टेंट फोर्स निकालो विद मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। अब उस पूरी बॉडी के लिए, मैंने बॉडी में नहीं बोला है, बॉडी के लिए, बॉडी में हो सकता है और बॉडी से बाहर हो सकता है, इसलिए बोला है। उस बॉडी के लिए एक ऐसा खास पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि अगर आप उस जगह पर फोर्स लगा दो, ये कोई पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको अपन ने O1 माना है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट है, चलो ये O1 था आपका, कोई एक ऐसा पॉइंट है, ये O1 था, ये कोई खास पॉइंट है, मैं इसको P नाम देता हूं। अगर आप एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर नेट फोर्स लगा दो, कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोलने वाला हूं, उस पॉइंट पर अगर नेट फोर्स लगा दो
तो ये एक ऐसा खास पॉइंट होता है कि इस जगह फोर्स लगाने पे बॉडी में जिस तरह का मोशन, उनके सबके अलग अलग फोर्सेस की प्रेजेंस में, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग फोर्सेस की प्रेजेंस में जैसा मोशन हो रहा था ना, ट्रांसलेशनल मोशन के मामले में या रोटेशनल मोशन के मामले में, वैसा ही मोशन यहां मिलेगा। वही एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन, वही क्या, एंगुलर एक्सीलरेशन। मतलब बॉडी में एक्सीलरेशन क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो पहले था, बॉडी का एक्सीलरेशन ए ऑफ सी एम वही मिलेगा, ए नॉट। लेट सपोज क्या है, ए नॉट है। और अगर बॉडी जितने से रोटेट वहां हो रही थी, लेट सपोज अल्फा नॉट से, तो बॉडी क्या करेगी, अल्फा नॉट से रोटेट करेगी। तो सोचो जरा कितनी अच्छी लाइन है कि जब एक बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस, एक फोर्स लग रहा है तो फिर वो जहां लग रहा है वही उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। अगर एक से ज्यादा फोर्सेस बॉडी में प्रेजेंट हैं तो उन सभी फोर्सेस का एक नेट फोर्स लगा लो, निकाल लो, और वो एक ऐसी खास जगह लगा दो। खास जगह वो होती है, वो बॉडी में हो सकती है, बॉडी से बाहर हो सकती है। लगा दो, आपको वही तो क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन, ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन मिलेगा, और वही रोटेशनल एक्सीलरेशन मिलेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन मिलेगा, जो कि कब मिल रहा था, जब बॉडी में वो तमाम फोर्सेस अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग मैग्नीट्यूड, अलग अलग डायरेक्शन से लग रहे थे और जो बॉडी में मोशन दे रहे थे। सही है? ये बात हमने तुम्हें समझा दी, नहीं लिखी कैसे जाए इस बात को, कहा कैसे जाए? तो देखो इसको बताने का क्या तरीका है, देखना मैथमेटिकली इसको कैसे बताया जाए। टॉर्क, अब अल्फा सेम है तो ये बेसिक सी बात है कि टॉर्क सेम होंगे। ये जो अकेला फोर्स होगा एफ नेट, ये इसके अबाउट वही टॉर्क देगा जो ये सारे मिलकर O1 के अबाउट बना रहे थे। टॉर्क सेम देंगे और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही है, तभी अल्फा सेम होगा। तो बात आ रही है टॉर्क ड्यू टू ऑल इंडिविजिबल फोर्सेस अबाउट O1, देखना, इन सिचुएशन फर्स्ट, इसको मैं सिचुएशन फर्स्ट मान रहा हूं, ये सिचुएशन सेकंड है। अच्छा, इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू नेट फोर्स अबाउट O1 इन सिचुएशन, चलो जी बताओ सेकंड। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट आप बना दीजिए, किसके लिए, अल्फा के लिए। वही सारी लाइनें, ये सारी चीज़ें जो लिखी मैंने वो आपको सब लिखनी चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर। जगह नहीं है, आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये मैथमेटिकल हम इस बात को कह रहे हैं, सही है ना? इसको और ज़्यादा अपन खुल करके लिख सकते हैं, देखना कैसे। F1 का O1 के अबाउट, देखो ना, F1 का O1 के अबाउट, इसके अबाउट टॉर्क कैसे लिखोगे बताओ? R1 क्रॉस F1। चलो बताओ F2 का कैसे लिखोगे? R2 क्रॉस F2 प्लस R3 F3 प्लस R4 F4 प्लस डॉट डॉट, बताना जरा, Rn Fn इज इक्वल टू, सब हो गए? सब O के अबाउट है ना? ये चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अबाउट O1, या फिर एक साथ लिख दें आप, अबाउट O1, अबाउट O1। अब बताओ क्या करें? एक ही तो है, कौन? एफ नेट, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? आर। बताओ टॉर्क उसका O1 के अबाउट, आर ऑफ OP, जबकि यहां लिख सकते थे आप R1 OP1, नहीं O1P1 सॉरी। यहां बताओ O2 P2, यहां बताओ O3 P3, और क्लियर, सॉरी यहां पर आएगा, एक मिनट यहां से ले लेते हैं
तो यहां पर अपन लिख सकते थे O1 P2 O1 P3। यार R3 कौन है? O1 से P3 के लिए ड्रॉ किया गया वेक्टर, ये तो है R3। अच्छा ये बताओ कौन है? O1P क्रॉस F नेट। ये इक्वेशन जैसे लगाई जाती है वो पॉइंट फाइंड आउट हो जाता है। हियर अब बस एक ही बात लिख दो, हियर P इज द पॉइंट ऑफ हाँ जी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्लियर? ये था। समझाने को तो मैं इसी बात को बस लैंग्वेज में बोल सकता हूं, है ना। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फॉर द फोर्सेस फॉर अ बॉडी is a specific point at which if we applied the net force then the result will be same as in translational motion or rotational motion. That means the linear and or translational oscillation and angular oscillations are same as the case in which some indivisible forces are applied at different locations. सिंपल, इसको ऐसे भी हम बता सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है, ये सुन तो लिया, समझ लिया, लेकिन जब तक इस पे न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक ये चीज उतना क्लियर होके आएगी नहीं, है ना। चलो आप समझाता हूँ, करें प्रैक्टिस इस पर। चलो देखो, अब जब इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे ना तो चीज और क्लियर होती चली जाएगी। ये मैंने इसलिए लाइन बोल दी है कि वो बॉडी में हो सकता है और बॉडी से बाहर भी हो सकता है। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था बस। चलो देखो, ये एक बॉडी है, देखना, ठीक है। यहां पर एक फोर्स लगा रहा हूं मैं इस तरफ 20 न्यूटन। मैंने कुछ इस जगह पर एक फोर्स लगाया है 100 न्यूटन का। क्लियर? ये A है, ये लेंथ है 100 मीटर की, ठीक है। ये है 100 मीटर की। ये पॉइंट है B, टेबल पर रखी हुई है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है 100 न्यूटन, ठीक है। इसका मास m है। अब ये टेबल पर रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल टेबल पर, इस तरफ एक फोर्स ऐसा है और इधर एक फोर्स ऐसा है 100 न्यूटन का बाहर की तरफ। अब ढूंढना है अपने को वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो तरीका क्या है, क्वेश्चन क्या होगा यहां पर जाकर के, फाइंड, हाँ जी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तरीका क्या होगा, सुनो मेरी बात। बॉडी को दोबारा बनाओ, बना लिया, ठीक। अभी मैं अलग अलग लोकेशन भी बना सकता था, बहुत सारे केसेस ले लूंगा, एक बार अभी रुको। तो सबसे पहले बॉडी के बीडी बना लो आप। अब बॉडी के बीडी क्यों कह रहा हूं, बॉडी के बीडी बनाने का एक फायदा ये होता है, बीडी ऑफ बॉडी, कि बॉडी का क्या बना देते हो आप, पॉइंट मास। तो नेट फोर्स निकालने में आसानी होती है। चलो बताओ, ऊपर बताओ 20 न्यूटन, नीचे बताओ F2 कितना 100 न्यूटन, ये कितना है F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। चलो बताओ इसका रिजल्टेंट कितना आ गया, F नेट कोई बताए 80 न्यूटन। जब तक आप नेट फोर्स तक नहीं पहुंच जाओ, मैग्नीट्यूड के मामले में, डायरेक्शन के मामले में, दोनों में पहुंच चुके हो आप। आगे चल करके तो मैं थोड़ा और कर सकता हूँ, इसको इधर लगा दूँ, इसको यहाँ लगा दूँ, 2-3 फोर्स इधर लगा दूँ, 2-3 इधर लगा दूँ, कहीं भी लगा सकता हूँ। फिर हम एंगल पे भी लगा सकते हैं। क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के बीडी बनाओ, सारे फोर्सेस दिखाओ, अगर कोई इधर उधर है तो कंपोनेंट्स कर लो। कुल मिलाकर या तो राइट या तो लेफ्ट या तो राइट हैंड वर्टिकली डाउनवर्ड वर्टिकली अपवर्ड ऐसे हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस या दोनों, ऐसे तो बचेंगे फाइनली। ठीक है, नेट फोर्स निकाल लिया, कितना आ गया ये 80। अब सुनना, ये सिचुएशन 1 है, सिचुएशन फर्स्ट। चलो ये बताओ सिचुएशन सेकंड है, पॉइंट ए है। अब आपको अपनी मर्जी से चूज करना है कि वो कॉन्सेप्ट आप किसके अबाउट लगाना चाहते हो। चलो अपन ने ए पॉइंट चूज किया, तो ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर कोई लोकेशन चूज किया आपने और अंदाजा लगाया आपने, एज्यूम किया कि पी इज दैट पॉइंट। पी वही पॉइंट है जहां पर वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बन रहा है। क्या करोगे, पी पॉइंट पर नेट फोर्स लगाना है अपने को, लगा दो। किधर लगाऊं, डाउनवर्ड। कितने का लगाऊं, 80 न्यूटन का।
ठीक है। अब सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 के टॉर्क बराबर करने हैं। अब बात बड़ी बेसिक सी है कि टॉर्क बराबर करने, तो ये बात अंडरस्टूड है कि हम किसी न किसी पॉइंट के अबाउट बराबर करेंगे। ऐसे थोड़ी ना बस टॉर्क बराबर करो। अरे अकेला टॉर्क बोलना तो सच बताएं तो मीनिंगलेस होता है। आपको साथ बोलना चाहिए किसके अबाउट की बात आप कर रहे हो। तो किसके अबाउट लेने अपन, ए के अबाउट। चलो लेते हैं। तो टॉर्क देखना अबाउट ए, हाँ जी, सिचुएशन फर्स्ट दैट विल बी इक्वल टू टॉर्क अबाउट ए इन सिचुएशन क्या सेकेंड। चलो ए के अबाउट बताओ। F1 20 का टॉर्क नहीं मिलेगा तो 20 इंटू 0। बी का F2 का टॉर्क 100 इंटू 100 इज इक्वल टू, चलो ए के अबाउट सेकेंड सिचुएशन में टॉर्क 80 इंटू एक्स। सुन रहे हो क्या? ठीक है, बताओ यहाँ कितना आ जाएगा। हाँ 10,000 80 इंटू एक्स, एक्स 0 0 कैंसिल आउट। जल्दी बताओ 1000 डिवाइड बाई 8, वैल्यू निकालो कितनी आ रही। 100 से ज़्यादा आ रही होगी। 125। तो रॉड तो केवल 100 मीटर की है। ये पॉइंट कहाँ आया है? उससे आगे आया है। इसका मतलब है ये पॉइंट बॉडी से के अलावा भी एग्जिस्ट कर सकता है। कोई दिक्कत? अब ये काम बार बार करना है, बस 2 4 5 क्वेश्चन अच्छे कर लीजिएगा, बस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आराम से निकाल पाओगे आप। रफ कर दूं मैं, एक और एग्जाम्पल लूं। चलो देखो, मान लेते हैं अपन ऐसा करते हैं, ये एक फिर से रॉड है। चलो ये सेंटर लोकेशन है। एक फोर्स हमने इधर लगाया 40 न्यूटन, अच्छा एक नीचे लगाया, एक यहाँ लगाया। अब थोड़ा सा ज़्यादा फोर्सेस हो जाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन ही जाता है। एक यहाँ लगा दिया, इतने सारे लगा दिए। ये 40 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 60 न्यूटन, इतने फोर्सेस लगा दिए। सबकी डिस्टेंस दे दी 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, टोटल लेंथ दे दी 100 मीटर। क्या कहते हो? ए बी, ये आपका सी है, या सी ले लो यहाँ पर ऑर्डर में, डी ई एफ। कह रहा फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पहले 2 ही फोर्स थे, अब 1 2 3 4 फोर्स हो गए। स्टार्ट करें। देखना, पहला काम बॉडी की एफबीडी जरूर बनाओ। चलो बनाओ। बॉडी की एफबीडी बनाने में एक फायदा बस ये है कि थोड़ा नेट फोर्स जल्दी मिल जाता है। चलो बताओ, नीचे एक 20 है और एक 60 है। ऊपर बताएं, एक 40 है और एक 30 है, और कोई है क्या? नहीं है। चलो सम करो, ऊपर 70 नीचे 80, रिजल्टेंट बताओ। हाँ कितना? 10 न्यूटन। सही है क्या? एफ नेट की वैल्यू जल्दी बताएं। 10 न्यूटन, बहुत बढ़िया। अब मुद्दा ये है कि आप किस पर खेलना चाहते हो। ए के अबाउट, बी के अबाउट तो कोई दिक्कत नहीं है, सी के अबाउट, डी के, जो मर्जी है वो पॉइंट लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा। चलो ए के अबाउट करते हैं। बताओ, अब अगर ए के अबाउट अपन करते हैं तो ए के अबाउट बताएं 40 कैसा टॉर्क देगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? बिल्कुल सही है। तो 40 इंटू 10, नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। ये तो सीखा है कल। चलो जी आगे आ जाओ। प्लस 20 न्यूटन का टॉर्क। चलो बताओ, तो 20 इंटू, यहां से डिस्टेंस बताए कोई? देखो ये सेंटर लोकेशन है। कौन सी? ये सेंटर लोकेशन। अब अगर ये सेंटर लोकेशन है, सेंटर ऑफ मास है, यहां से 20 तो यहां से कितना? 30 ना। परफेक्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है भाई। माइनस, चलो बताओ किसका लिखना है अब? उस 30 का। 30 इंटू, चलो बताओ इसके अबाउट ये कैसा देगा? इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज देगा ना। हाँ, तो 30 इंटू डिस्टेंस कोई बताए? यहां से यहां तक 50 और फिर ये कितनी? 30, तो कितनी? 80। बहुत बढ़िया। वो उसका टॉर्क बताओ। प्लस कितना? 60 इंटू कितना? 100 इक्वल टू कितना लिखूंगा? इक्वल टू 10 इंटू एक्स।
बस इतना सीखना था। चलो सॉल्व करो फटाफट, एक्स की वैल्यू निकालो। इसमें 4 ऑप्शन मत बना देना, है ना। इसका एक ही आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर जो है आपने कैलकुलेट कर लिया होगा 380 मीटर। ओके, अब आप अगर इस ए के अलावा कोई दूसरा पॉइंट बी लेते हो जो कि फिगर में आपके है, उसके अबाउट वर्कआउट करते हो तो आंसर आपका आएगा 3 ऑफ 70। तो वो 3 ऑफ 70 आएगा। इसका ये मतलब है कि अब वो बात हो रही है बी से, ना कि ए से। अभी ये जो आंसर है एक्स ऑफ ए है, मतलब एक्स से वो ये डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, इस पर अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो देखो, ये एक फिर से एक रॉड है, देखना। अब यहां पर एक फोर्स है 60 डिग्री एंगल, यहां एक फोर्स है 30 डिग्री एंगल पर। ठीक है, ये एक फोर्स है और ये एक फोर्स है। इस बार कुछ एंगल पर उसने इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, अच्छा, ये देखो डिस्टेंस है 20 मीटर और ये जो डिस्टेंस है यहां से ना वो 30 मीटर, ये डिस्टेंस है 40 और ये टोटल डिस्टेंस जो है ना, टोटल डिस्टेंस ये फिर से वही 100 है। चलो परफेक्ट। तो ये यहां से 20 और यहां से 30, तो एक ही बात होगी वो, क्योंकि सेंटर लोकेशन 50 हो जाएगी। तो आप एक इंफॉर्मेशन या तो इधर से दे दो या तो इधर से दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, चलो। और ये डिस्टेंस कितनी यहां से 40, तो यहां से कितना बच गया होगा, 10 बच गया होगा। अब वैल्यूज हैं, जरा देखना एक बार। वैल्यू चाहिए, मान लेते हैं 200, ये 100, ये 40 और ये मान लेते हैं इसको 150। ये वैल्यूज हैं। चलिए, ये ए है, ये बी है, ये लोकेशन सी है, ये डी है, ये ई है। तब क्या करोगे भाई? देखो मैं एक छोटी सी लाइन बोलता हूं हेल्प में लेके आपको। फिर से क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखना, पॉइंट मास बना लो बॉडी को और 200 के कंपोनेंट करो। 200 कॉस ऑफ 60, 200 साइन ऑफ 60। अब आप 100 के करो तो आप 100 cos of 30 and the second one is 100 sin of क्या 30। 40 के करें जरा एक बार आप, यहां पर एंगल दे देता हूं मैं 45। चलो जी, अब बताएं ये कितना आ जाएगा, 40 cos of 45 और इस तरफ कितना आ जाएगा 40 sin of 45। इसके कंपोनेंट करो तो यहां पर एक इस 40 के करेंगे तो यहां से देख ले आप, एक तो ये कंपोनेंट आ जाएगा 40 साइन ऑफ 45 और इधर आ जाएगा 40 कॉस ऑफ 45। अभी ये बचा 150 का। चलो बताओ, इसके लिए एंगल दे देते हैं यहां पर 30 डिग्री। बताएं तो इस तरफ कितना आ जाएगा 150 कॉस ऑफ 30 और इस तरफ क्या आ जाएगा 150 साइन ऑफ 30। ये सही है। अब आप एक बात बताओ, अच्छा कि अगर ये सारे कंपोनेंट हम यहीं का यहीं करें, है ना, सिचुएशन 1 में ही, तो कैसा होगा जरा देखना। एक कंपोनेंट ये ऐसे आएंगे, ये ऐसा आएगा, ये इस तरीके से कंपोनेंट होंगे और ये ऐसे आएंगे। अब आप सोचो, अच्छा ये पॉइंट अगर लेते हो तो बस मुझे ये बताओ कौन कौन से फोर्सेस होंगे या कौन कौन से कंपोनेंट होंगे जो टॉर्क नहीं बना पाएंगे, जो लेंथ के अलोंग होंगे। ये बताओ मैं क्या कहना चाहता हूं। इस वर्किंग में आप इन वाले फोर्सेस के टॉर्क लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कर दो, केवल इनका टॉर्क कर दो बस। मतलब इसका पॉजिटिव में, इसका इन दोनों का नेगेटिव में टॉर्क, क्योंकि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या तो उसको जाके सब्ट्रैक्ट कर दो यहां पर, सही है ना, या तो इनका पॉजिटिव और उसका कितना, सही है ना। एक नेट फोर्स निकालना पड़ेगा ना आपको, तो नेट फोर्स के लिए पहले क्या कर दो, इसको बड़ा मान लो, इसको छोटा मान लो, तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा, डाउनवर्ड। वो कितना होगा 100 sin 30 प्लस 150 sin 30 माइनस 200 sin 60 एंड माइनस 40 sin 45, किधर आ जाएगा डाउनवर्ड। भले वो ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लिया आपने। अब सिचुएशन 1 के जब आप टॉर्क लिख रहे होंगे सिचुएशन 1 में, तब क्या करेंगे, इसके दोनों के टॉर्क तो 0, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज, इसका 0, इसका 0 और इसका एंटी क्लॉकवाइज 0, इसका क्लॉकवाइज। सिचुएशन 1 के टॉर्क और बाद में सिचुएशन 2 का टॉर्क क्या कर दोगे, इक्वलाइज। तो ये इतना कोई टफ नहीं है, सही है। वैसे तो वो 2 फोर्स लेता है, मैंने तो कई ले लिए हैं, है ना, जनरलाइजेशन केस में हमने ले लिया है, बाकी तो वो 2-3 फोर्स लेता है ज्यादा से ज्यादा। वो डराना चाहता है आपको कि भाई मैंने एंगल ले लिया, अब आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बताओ। इतना सा वर्क है इस पे, टॉपिक कंप्लीट, सही है। बढ़ते हैं इसके थर्ड एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ द
फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखा जाए तो ये जो आप टॉर्क पढ़ रहे हैं इसके एप्लीकेशंस में दो ही एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा? इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन है, और तीसरा कौन सा? तीसरा एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू आई, दो ही हैं। ये तो बीच में बहुत छोटा सा टॉपिक था, सुन लिया आपने। चलो देखो, तो बात हो रही है एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। स्टार्ट करते हैं। देखो ये फोर्स है, ये आर वेक्टर है, इसका एंगल आगे थीटा है, ये फोर्स वेक्टर, ये पॉइंट है। आप जनरली ओके अबाउट बताओ जरा टॉर्क कैसे लिखते हो? आर क्रॉस एफ, ठीक है। इसको ओपन करो, आर एफ साइन थीटा, ये सही है, सही है। चलो जरा इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म भी देखें एक बार। तो आप ये कह सकते हो ये फोर्स है, ठीक है। एफ की वैल्यू पुट कर दो एम ए, एफ की वैल्यू पुट कर दो एम ए, बताओ कितनी आ जाएगी? आर इंटू एम ए इंटू साइन थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ। इसको लिख सकते हैं अपन लोग कितना? एम इंटू आर इंटू ए इंटू साइन थीटा, ठीक है, सही है। चलिए अब जरा देखना ध्यान से, इसमें एक काम ये करें आप, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एक बार और सिस्टमेटिकली। इसको लिखें आप इस तरीके से, m इंटू ए इंटू आर साइन थीटा। और आर साइन थीटा कौन है पता है क्या? इसको आगे बढ़ाइए, ये थीटा लीजिए, ये थीटा लीजिए, बताएं ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट ये है आर साइन थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। परफेक्ट। तो आप इसको आर साइन थीटा ना लिख करके आर परपेंडिकुलर लिख दीजिए, ये सही है। और अब एक छोटा सा फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू आर, जिसमें आर पता क्या होता है? आर परपेंडिकुलर ही होता है। पुट कर दीजिए एम, बताएं जरा, आर परपेंडिकुलर इंटू अल्फा इंटू आर परपेंडिकुलर। चलो बताओ क्या लिखने वाले हैं हम लोग? एम इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू अल्फा। कोई बताएगा ये क्या है? हाँ, ये है आई, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पता चला कि हम जो लिख रहे थे आर एफ साइन थीटा, उसको ही आई अल्फा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कई बार तो बच्चे समझते हैं कि यार ये अलग फॉर्मूला है, वो अलग है, एक्चुअली में दोनों सेम है। तो आप अगर इस फोर्स का इसके अबाउट टॉर्क लिखना चाहते हो, एक तरीका है ये वाला आर एफ साइन ऑफ थीटा, और एक तरीका है आप इसके अबाउट क्या पता हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पता हो, अल्फा, तो भी आप टॉर्क लिख रहे हैं, एंड दैट इज आई अल्फा। सही है, दोनों को इक्वलाइज किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। बाकी टाउ इज इक्वल टू अल्फा का एक फॉर्मूला डेराइव्ड हुआ आपके सामने। सही है, बात हो रही है इसके एप्लीकेशन की, तो शुरू करते हैं। देखो रफ कर दूं, इसका मैंने अभी इंट्रोडक्शन किया है, और अब इसका एप्लीकेशन देखो। एक छोटा सा क्वेश्चन, ये एक डिस्क है, हमने इस जगह पर एक स्ट्रिंग्स की हेल्प से एक फोर्स लगाया, इसको हमने फिक्स्ड कर दिया सेंटर लोकेशन पे। सही है, सेंटर लोकेशन पे हमने इसे फिक्स कर दिया। ये एफ लगाया हमने 50 न्यूटन, मास दे दिया हमने 20 किलोग्राम, रेडियस दे दी, रेडियस r इज इक्वल टू 40 मीटर। अब क्या होगा सोचो, हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा है या वर्टिकल पोजीशन पर रखा है, किसी भी फॉर्म में है, बस ये पॉइंट क्या है? फिक्स्ड है। ये है कौन? डिस्क। सुन रहे हो क्या है? डिस्क। और कह रहा है कि हमने स्ट्रिंग से इसको क्या कर दिया? खींचना शुरू कर दिया। बॉडी क्या करेगी? बॉडी रोटेट होगी, चल तो पाएगी नहीं क्योंकि आप इसको फिक्स कर रहे हो, तो बॉडी के अंदर पास क्या होगा? अल्फा होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट अल्फा। क्या पूछ रहा है? फाइंड अल्फा। फिर और भी बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं, वो बात की बात है। धीरे धीरे चीजें बड़े आराम से जुड़ेंगी, और अब यहीं से रोटेशन मैकेनिक थोड़ी अच्छी होना शुरू हो जाती है, जब ट्रांसलेशनल इक्वेशंस और रोटेशनल इक्वेशंस सब लगने लग जाएं, ए भी वहाँ हो, अल्फा भी हो, वो चीज़ें थोड़ी अच्छी होती चली जाती हैं। सही है, चलिए तो बात करते हैं
अल्फा की। तो बताएं जरा, इसमें बस वही बात है, टॉर्क अच्छे से लिखना आता हो तब तो दिक्कत हो ही नहीं सकती है। तो अगर हमने स्ट्रिंग की हेल्प से या टेंशन फोर्स की वजह से अगर हम 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ओके अबाउट बताओ टॉर्क कैसे बना रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। कितना बना रहे हैं? ये तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लिखना आता है आपको, क्या करना चाहिए बताएं? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। एक तरफ हमें टॉर्क उस तरीके से लिखना चाहिए जो हमने सीख रखा था, और ये इसका फॉर्मुलेटेड पार्ट है। समझ पाए क्या? इतना सा खेल खेलना है। चलो भाई बताओ, 50 इंटू 40, दिक्कत हो रही हो तो बताएं, होनी तो नहीं चाहिए। आई बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 इंटू क्या अल्फा, वैल्यू रख दें m की, 20 इंटू 40 का क्या स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये क्या 50 इंटू 40 इंटू अल्फा। सही है ना? अल्फा की वैल्यू आप बता ही देंगे, 1 मिनट में लगा था बता देंगे ना, जल्दी बता दो फटाफट, मैं आगे बढ़ूँ। और प्लीज यार अब सही बताना है ना। चलो एक क्वेश्चन हो गया, एक जल्दी आप करो, मैं जब तक दूसरा क्वेश्चन यहां पर फ्रेम करता हूं, ठीक है? तब तक आप यहां पर इसको कैलकुलेट करें फास्ट। चलिए, तो आपने अब तक अल्फा निकाल दिया होगा, बताएं जरा कितना? 1/8। ओके, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सीन क्या है? ये 100 न्यूटन का इस तरफ फोर्स है, 40 का इस तरफ है, सही है ना? अच्छा, सुन रहे हो? कितना है ये 100 है और ये 40 है। फिर से अल्फा निकलना, क्या होगा? ये कैसा टॉर्क देना चाहेगा? क्लॉकवाइज। ये घूम भले ऐसी रही है लेकिन फोर्स तो इस तरफ है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये पॉजिटिव नेगेटिव, और मान लो ये अगर बड़ा ये होता तो अभी हम इसको पॉजिटिव मानते, इसको नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव आ जाता। अल्फा नेगेटिव आने का मतलब क्या होता? बस एंटी क्लॉकवाइज। कर दोगे? तो मैं सीधा अल्फा पूछ लूं या मैं लिख दूं? लिख देता हूं, चलो ठीक है। चलो तो टाउ इज इक्वल, आप लोग कर लोगे मुझे पता है, लेकिन कोई नहीं। 100 इंटू जरा बताओ 20 माइनस 40 इंटू 20, दैट विल बी इक्वल टू, फिर से डिस्क है भाई, रिंग होती तो mr², हॉलो स्फीयर होता तो 2/3 mr²। चलो बताएं फटाफट। हाँ, मास 10 इंटू 20 का क्या स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। .6। क्या बात है, बड़ा शानदार कैलकुलेशन है आप लोगों का, है ना? चलिए, तो 0.6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द अल्फा। रफ कर दें। अब देखना मैं क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज ला रहा हूं। m की वैल्यू 5 किलोग्राम है, बताओ फोर्स कितना बनाएगा ये? 50। क्या आंसर सेम आएगा? अरे फील करने से थोड़ी ना आएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। हाँ, कहीं फील कर रहे हैं, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट वर्क। चलो सेम आंसर आएगा क्या? इस बार हमने फोर्स नहीं लगाया, जितने का फोर्स था ना उस हिसाब से हमने मास कनेक्ट कर दिया स्ट्रिंग के सहारे। अब ये मास किधर जा रहा होगा? नीचे ए से, और ये डिस्क रोटेट भी हो रही होगी, अल्फा भी होगा। और हमने ना केवल अल्फा पूछा बल्कि ए और पूछ लिया। पहले तो स्ट्रिंग चल रही थी, तो स्ट्रिंग का भी हालांकि ये बता सकते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम ब्लॉक का ही पूछ रहे हैं। चलो जी, क्या आंसर सेम आएगा? तो अगर हम इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन और डिस्क का अल्फा निकालना चाहते हैं तो पहले जरा हमें इसमें फोर्सेस और एबीडी पे काम करना पड़ेगा। देखना, बताओ यहाँ पर नीचे क्या लगाएंगे हम? mg, यहाँ क्या लगाएंगे? t, यहाँ क्या लगाएंगे? t। अब अगर ये ब्लॉक नीचे एक्सीलरेट कर रहा है
तो पहली बात तो माना कि mg तो 50 हो जाएगा, लेकिन ये अगर 50 है, एक्सीलरेशन है, ये मास है, तो क्या t 50 होगा क्या? तो पहली बात तो ये गड़बड़ है कि हम यहाँ पर 50 फोर्स जो लगा रहे थे और 50 न्यूटन का जो हम वेट कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पर जो टी लग रहा है वो 50 ना होकर 50 से कम होगा। बात नंबर 1 तो ये। तो अब यहाँ 50 टॉर्क नहीं बनाएगा, टी बनाएगा। बात तो ये सही है ना? चलो बताओ टॉर्क टी इंटू, हाँ जी, आर इज इक्वल टू, आते नहीं, मैं देख रहा हूं, आई इंटू अल्फा। बताओ आई की वैल्यू बताएं, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, आर कैंसिल आउट, टी की वैल्यू जल्दी से बताएं, एम आर अल्फा बाई 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सही। अच्छा एक और इक्वेशन बताओ कौन सी, इसकी एफ बी डी बताएं, एम जी माइनस, हाँ मैं यही बना देता हूँ, सिंपल सी इक्वेशन है, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। इक्वेशन नंबर 2। क्या लगता है दो इक्वेशन है, दोनों सॉल्व हो जाएंगे? नहीं। वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल हैं 3, वेरिएबल हैं 3। बताओ कौन कौन? एक है ए, एक है टी और एक है अल्फा, ये वेरिएबल्स हैं। अब अगर ये वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन 2 है, एक इक्वेशन और है, तो तीनों फिर सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो एक तरीका तो ये है कि मैं तुम्हें बहुत सस्ते में निपटाते हुए सिंपल वे में, या यूं कहो कि तुम कहीं डर ना जाओ, इस हिसाब से सीधी मैं एक डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूं अभी, और लिखते ही तुरंत ये तीनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी और आंसर निकल आएगा। और एक है कि उस इक्वेशन को मैं ढंग से समझा दूं। क्या करना चाहिए? समझा देना चाहिए। तो समझाता हूं। इसका एक्सीलरेशन अल्फा है, इस स्ट्रिंग, इस ब्लॉक के पास एक्सीलरेशन कितना है? क्या है? ए का। इस पॉइंट के पास एक्सीलरेशन बताओ, ए का। ये स्ट्रिंग का जो पॉइंट है जो इस डिस्क के साथ टच्ड है, उसका एक्सीलरेशन बताओ, ए है। ये परफेक्ट है। तो जो स्ट्रिंग का पॉइंट टच है उसका एक्सीलरेशन ए है, और ये जो पॉइंट बना रहा हूं दोनों में फर्क है जी। देखो इसका नाम ले लेते हैं, चलो अपन कोई पॉइंट ले लो आप, पॉइंट ए, और ये पॉइंट है ए डैश। ए है स्ट्रिंग का पॉइंट जो लिपटी हुई है, और ए डैश है डिस्क का पॉइंट। अब आप बताओ, इतना तो पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर अल्फा से रोटेट होती है तो अगर आप उसका एक्सीलरेशन लिखना चाहते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। तो मैंने ए डैश का एक्सीलरेशन लिखना चाहा, और ए डैश का एक्सीलरेशन लिखने के लिए यहां से डिस्टेंस चाहिए, वो कितनी थी? आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर अल्फा। मैंने ए ऑफ ए डैश का एक्सीलरेशन लिखा आर अल्फा। वैसे तो इसको ऐसे लिखना चाहिए, आर परपेंडिकुलर इंटू अल्फा, अगली बार में आर अल्फा। अब लाइन सुनो, अगर स्ट्रिंग इस हिसाब से चल रही है कि ये डिस्क पर स्लिप नहीं होती है, स्लिप नहीं होती है, तो ए ऑफ ए, देखना जरा, ए ऑफ ए है, और ए ऑफ ए डैश कितना है? आर अल्फा है। तो अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है इन दोनों की, तो कंडीशन ऑफ नॉट स्लिपिंग क्या होनी चाहिए? बताओ, कंडीशन ऑफ नॉट स्लिपिंग, कंडीशन ऑफ नॉट स्लिपिंग बताएं, ए ऑफ ए इज इक्वल टू ए ऑफ ए डैश। ये यहां से आती है, वहां से नहीं आती कि ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो हमको बचपन से याद था, सर्कुलर मोशन में भी तो सुना ही था ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो बताओ, ए ऑफ ए बताओ, हैं आर अल्फा। अच्छा, ये सब बिना समझाए भी बताया जाता तो दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि बच्चों को पहले से पता होती है ए इज इक्वल टू आर अल्फा, और ये तो पता ही था, इसमें क्या गलत है। लेकिन जबकि बहुत खास इक्वेशन है ये, कंडीशन नॉट स्लिपिंग है, अलग अलग जगहों पर थोड़ा डिफर कर जाएगी इक्वेशन, समझ रहे हो, इसलिए। अच्छा, अब चलो सॉल्व करते हैं।
एक काम करते हैं, ये आर अल्फा लिखा हुआ है, ये आर अल्फा लिखा हुआ है, क्या करो इस आर अल्फा की जगह पर ये रख दो, तो टी की वैल्यू ma/2। इस इक्वेशन को इसके साथ क्या करो, ऐड कर दो, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, फटाफट ऐड करो, तो mg इज इक्वल टू 3ma/2। जल्दी से बताएं ए की वैल्यू, फास्ट, 2g/3। ए जब आ जाए अल्फा के लिए क्या करना होता है, देखो जरा a/r मतलब 2g/3r। टी के लिए क्या करोगे, टी के लिए, टी देखो ये लिखा हुआ है, ये चलो बताओ टी के लिए, टी इज इक्वल टू, हाँ जी, m इंटू आर अपॉन 2, अल्फा की वैल्यू बताएं, अल्फा की वैल्यू 2g/3r। टी से टी सॉरी आर कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, जल्दी बताएं, mg/3। इतना सा काम था, सही है, अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है। अब सोचो ये एनएलएम जिसका तैयार हो, केवल एनएलएम, रोटेशन ना तैयार हो, टॉर्क की क्वेश्चन ना आती हो, ये क्वेश्चन ना आती हो, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है। जिसके तीनों चीज़ें क्लियर हैं, एफबीडी बनाना आता हो, इधर टॉर्क की क्वेश्चन आती हो, इधर ए जोड़ा अल्फा समझना आता हो, तो उसके लिए आसान है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं फिर, लेकिन ये वाला नहीं देंगे, इधर कुछ करेंगे। चलो सुनो, इस बार एक नहीं, पहले तो एक ही देते हैं ना, हाँ पहले एक ही देते हैं, पहले बिल्कुल सिमिलर दे देते हैं, चलो उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर मास है, और 1-2 मिनट का टाइम रहेगा, इसको कर दो फटाफट, ठीक है। मास की वैल्यू है लेट्स सपोज 8 किलोग्राम, चलो इसका मास 8 किलोग्राम है। इस डिस्क का मास m0 5 किलोग्राम है, रेडियस 4 मीटर है, और कुछ चाहिए होता है क्या? और कुछ नहीं चाहिए होता है। रेडियस दे दी, मास दे दिया डिस्क का, ये डिस्क है, ये मास दे दिया, वही फिर से वही क्वेश्चन है, फाइंड अल्फा एंड ए ऑफ द ब्लॉक एंड अल्फा ऑफ द डिस्क। डू इट फास्ट, जल्दी करो, 2 मिनट का टाइम है, अल्फा और ए निकाल दो। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन पहले एक बार दे रहा हूं मैं, इसके बाद फिर अपन 2 ब्लॉक सिस्टम में जाएंगे और फिर इसके और अच्छे केसेस पर चलेंगे, है ना। चलो 2 मिनट के अंदर अंदर कर देते हो तब तो काम का है। देखना, ये एक डिस्क है, फिर से यहां पर एक मास है 10 किलोग्राम, दूसरा मास है 5 किलोग्राम। डिस्क है, डिस्क का मास है 5 किलोग्राम, रेडियस है 10 मीटर, बस। इसका एक्सीलरेशन है, इसका भी एक्सीलरेशन है। क्वेश्चन क्या क्या सुनो, फाइंड, इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2, फाइंड अल्फा A, T1, T2, इतनी चीजें हैं। सही है, आराम से अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस पर वर्कआउट करेंगे। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन का एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।